हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनुराग शर्मा। आज एक नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारा न्यू चैप्टर है। मैंने 2 चैप्टर पीछे कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो ये समझ लीजिए आज हमारा तीसरा चैप्टर मैग्नेटिक का चल रहा है। अब प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पास एक कॉपी, एक पेन और एक ईयरफोन ले लीजिए। मैं आपसे प्रतिदिन बोल रहा हूँ, क्यों? ताकि आपका दिमाग मात्र इस वीडियो पर कंसंट्रेट हो और इधर उधर कहीं होने ना पाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम हेडिंग की बात करें, पहली हेडिंग हमारी क्या पूछी गई है, या हेडिंग क्या है? पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। ये हमारा समझ लीजिए इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देख लीजिए आप कितनी बार पूछा गया है। 2001, 4, 5, 6, 11, 13, 9, 7। इसके अलावा इस क्वेश्चन को 2017 में भी पूछा गया है। कब पूछा गया? 2017 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकता है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। और ध्यान दीजिए, इसके साथ ही साथ ये मतलब इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। इस टॉपिक्स क्या होते हैं? न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने दोस्तों को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सब भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर वो अपना वीडियो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो एग्ज़ाम में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में पूछा गया है भूचुंबकत्व के चुंबकीय अवयव क्या हैं, उपयुक्त आरेख की सहायता से उनकी व्याख्या कीजिए। चाहे ऐसा एग्जाम में बोला जाए, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन बोला जाए, आपको इस हेडिंग से आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं हमारे पास पहली हेडिंग क्या है। हाँ, पहले थोड़ा समझ लीजिए, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव टोटल कितने अवयव होते हैं? 3 अवयव होते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व के कितने अवयव होते हैं? टोटल 3 अवयव होते हैं। कितने होते भैया? 3 अवयव होते हैं। चलिए समझते हैं कौन कौन से। तो हमारी जिसमें पहले हेडिंग आती है दिक्पात कोण। क्या बोलते हैं इसको हम? दिक्पात कोण, इंग्लिश में एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर जहाँ डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन ना आया तो मात्र कह दिया गया 1 नंबर 2 नंबर में कि दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं। अब देख लीजिए, मात्र दिक्पात कोण ही कब कब पूछा गया? 7 में पूछा गया है, 8 में पूछा गया है और 9 में पूछा गया है। तो आप इसको आसानी से देख पा रहे हैं। मीन्स अगर डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। आइए डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन देखिए बहुत सिंपल है। चलिए 1-2 बार आप मेरे साथ बोलिए, तो आपको 1 से 2 बार में आसानी से याद हो जाएगा। रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब लोग मेरे साथ बोलना चालू करेंगे। किसी स्थान पर, क्या बोलेंगे? किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच न्यून कोण को हम क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। चलिए एक बार फिर से बोलिएगा सब लोग। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को हम क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। एक बार लास्ट टाइम फिर से क्या बोलेंगे आप? किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को हम क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। देखिए मैं आपसे बार बार रिवाइज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसको 1 से 2 बार 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम के समय बस एक बार आपको देखना है, तो आपको ये डेफिनेशन आसानी से तैयार हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो शायद अब आपको परिभाषा याद हो चुकी होगी, बस आपको एक बार और रिवाइज करना होगा। चलिए आते हैं
सेकेंड इसका टाइप क्या आता है। दूसरा इसका टाइप आता है नमन कोण अथवा नति कोण। क्या आता है, नमन कोण अथवा नति कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अब देखिए ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, 2004 में, 7 में, 8 में, 10 में, 11 में, 13 में, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा भी क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसको 16 में पूछा गया है, ठीक है भैया। चलिए परिभाषा समझते हैं। नमन कोण क्या होता है, नमन कोण वह कोण है, या नमन कोण, ठीक है, नमन कोण वह कोण है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। अगर आपको बहुत कुछ न याद हो बस इतना आप बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाला कोण ही क्या कहलाता है, नमन कोण कहलाता है। फिर ध्यान सुनिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपका नमन कोण अथवा नति कोण कहलाता है। तो बोर्ड एग्जाम में चाहे आपका नति कोण आए चाहे नमन कोण आए, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड 2007 में क्वेश्चन पूछा गया इससे संबंधित कि नति कोण का अधिकतम मान कितना होता है, नति कोण का अधिकतम मान कितना होता है, तो आप बिना कहे सुने कितना बोलेंगे आप, 90 डिग्री। तो नति कोण का अधिकतम मान कितना होता है, 90 अंश होता है। ये क्वेश्चन आपका एक नंबर पूछा गया, कब पूछा गया, 2007 में पूछा गया है, ठीक है। तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसका तीसरा टाइप क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चाहे इस लाइन को या इस हेडिंग को आप ऐसा समझिए, या अगर यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में कह दिया जाए क्या कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, हाँ तो ध्यान दीजिए क्या कर सकता है एग्जाम में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण के बीच में संबंध। इस हेडिंग को एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब देख लीजिए कब कब पूछा गया, 7 में पूछा गया, 9 में पूछा गया और 12 में इसको पूछा गया। कब कब पूछा गया, 7 में, 9 में और 12 में। इसके अलावा इसको 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया, 2017 में। तो आइए पहले फिगर को हम देखते हैं, फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए समझते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास फिगर है, ये हमारे पास फिगर पड़ा हुआ है। अब ध्यान सुनिएगा, ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है, मीन्स पॉइंट ओ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र 2 घटक में डिवाइडेशन हो रहा है। कितने घटक में, 2 घटक में डिवाइडेड हो जा रहा है। अब देखिए लिखा गया हुआ, आप देख भी पा रहे हैं फिगर में, एक लिखा गया BH एक है, ये आपको दिख रहा है, और एक क्या है BV है, ठीक है, और एक आपका क्या है BE है। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, BH, BV और BE, ठीक है। ये आपको 3 पॉइंट दिए गए, ध्यान चलिए समझते हैं। BH क्या है, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको हम, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हॉरिजेंटल माने क्या होता है, क्षैतिज, क्या होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे BV को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। वर्टिकल माने क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र। और BE क्या हो जाएगा आपका, तो BE को हम बोल देंगे, ये क्या शो करता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। किसकी, अर्थ की, मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो शायद आपको तीनों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। फिर से पहले रिवाइज कर लेते। BH क्या है, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल माने क्या हो, क्षैतिज, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और BV का मतलब क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र। और BE का मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो शायद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर जल्दी क्या लिखना हो, मान लीजिए आपको बोर्ड में लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, तो सेंटर पॉइंटों पर जो चुंबकीय क्षेत्र वो आपका 2 घटकों में डिवाइडेशन हो रहा है। कौन कौन से, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये हॉरिजेंटल हो गया, और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल मतलब एक क्षैतिज घटक क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप यहाँ एक देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये मान लीजिए हमारा चुंबक है, NS मीन्स
नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बी आपका क्या बन जाएगा, बी आपका हो जाएगा क्या, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके बारे में आप थोड़ा बहुत अपने मन से आप बना कर लिख ही सकते हैं। चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप पहली लाइन क्या लिखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब देखिए आपको याद होगा क्लास 11 में आपने पढ़ा था क्षैतिज घटक हमेशा कॉस के फॉर्म में होता है और ऊर्ध्वाधर हमेशा किस फॉर्म में होता है, साइन के रूप में होता है। ठीक है, तो आप देखिए क्या बन जाएगा, बी एच इज इक्वल टू बी ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, बी ई कॉस थीटा। ऐसे ही वर्टिकल वाला मीन्स ऊर्ध्वाधर घटक क्या बन जाएगा, बी भी इज इक्वल टू बी ई साइन थीटा। हमेशा हमेशा आप याद रख लीजिए, क्षैतिज घटक हमेशा कॉस के फॉर्म में होगा, ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा साइन के फॉर्म में होगा। अब शायद आपको दोनों इक्वेशन में कोई भी समस्या नहीं आ रही, ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए समझते हैं, आगे देखते हैं हम। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, अब भाई आपको करना क्या है, 1 और 2 का आप वर्ग करिए, 1 और 2 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो इनका और इनका आप वर्ग करिए फिर जोड़ दीजिए। देखिए तो इधर जब इसका आप वर्ग करेंगे तो बी एच स्क्वायर बन जाएगा, इसका करेंगे बी भी स्क्वायर बन जाएगा, इसका बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। शायद इस लाइन में भी आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मैं आपसे प्रतिदिन बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए। व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8090701771। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप हमसे आप जुड़ जाइए इससे, फिर आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी अपनी समस्या आप इसमें भेज सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या किया गया है, अगले स्टेप में क्या किया जाए, वैसे लिखा गया है बी एच स्क्वायर बी वी स्क्वायर। अब बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने अलग अलग कर दिया हुआ। यहाँ भी क्या लिख दिया गया, बी ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। शायद इस लाइन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए अगला स्टेप बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या है, बी एच स्क्वायर वही लिखा गया, बी वी स्क्वायर वैसे लिखा गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है आपका, बी ई स्क्वायर तुम्हारा कॉमन है, बी स्क्वायर आपका क्या है कॉमन है, तो बचे क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अपने इसको हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है। अब देखिए मैं आपसे पर डे बोल रहा हूँ एक ही बात, क्या कि ट्रिग्नोमेट्री के लगभग लगभग हर फॉर्मूले, चाहे वो बायो के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो मैथ के स्टूडेंट्स, उनके लिए ज़रूरी, बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उन सब फॉर्मूलों को आप लिख के रखे रहिए। आपने पढ़ा था क्या हाई स्कूल में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हाई स्कूल में याद है तो आपको इंटर याद ही होगा, 11 तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए वो ऐसे लिखा गया है, बी स्क्वायर इसका मान कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, अब ध्यान ये स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर उस पक्ष में जाकर क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा। मीन्स आपका डेरिवेशन क्या बन जाएगा, तो डेरिवेशन आपका क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू इन रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर। अब देखिए कितना सिंपल ये है डेरिवेशन। डेरिवेशन शायद बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस 2 लाइन मेन है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, उसके बाद से आपको पूरा पूरा काम करना होगा। तो शायद आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। अब चलिए थोड़ा सा एक काम इसमें और कर लेते हैं। क्या करना अब हमको, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, बताइए 2 क्या था, 2 था बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और पहला क्या था बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो हमको करना क्या है, 2 में 1 का भाग देना है। तो बी भी अपॉन बी एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। बी ई से बी आपको कैंसिल आउट हो चुका है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या बन जाएगा, टेन थीटा। ये आपका वैसे लिखा जा रहा है, तो इसको फिर से लिखा गया टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। चाहे इस चीज़ को आप ऐसा लिख दीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप निकालना चाहें थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्ट या टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। अब ध्यान दीजिए भैया, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में समझ लीजिए, ये देखिए बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग जो हमारे पास आती है कौन सी, क्यूरी का नियम। अब देखिए क्यूरी का नियम भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ज़्यादा नहीं, एक ही नंबर में आएगा एग्जाम में। कब कब पूछा गया आप खुद देख लीजिए, 2000 में, 2002 में और 2003 में इसको पूछा गया है। ऐसा नहीं कि 2000 उधर पूछा गया तो अब नहीं पूछा सकता है, ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप इस संदेह में न रखिए, संदेह में न रहिए कि ये पूछा नहीं जाएगा। हाँ, तो इसकी खोज कौन किया था, तो इसकी खोज कब की गई थी, आपके पास सन लिखा गया है 1985 ईस्वी में।
कब कब हुआ था? 1985 में। किसने किया था? क्यूरी ने किया हुआ था। तो इसकी खोज या इसका प्रयोगात्मक रूप कब दिया गया था? 1985 में क्यूरी ने दिया हुआ था। अब ध्यान से लोग समझिएगा। देखिए आप इंटर में हैं, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट इक्वेशंस लिखे हैं। चलिए हम इक्वेशन से थ्योरी समझते हैं। क्या लिखा गया? पहला, आई प्रोपोर्शनल एच। आई क्या? चुंबकन तीव्रता है, और एच क्या? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। देखिए किताब में आप ऐसा नहीं पाएंगे, मैं बहुत सिंपल बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक सब लोग कम से कम कर दिया करिए। इससे हमको क्या क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, और ताकि मैं कुछ अच्छा और कर पाऊँ। ठीक है, चलिए देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया? आई प्रोपोर्शनल एच। आई क्या? चुंबकन तीव्रता है, और एच क्या? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको हिंदी लिखने बताइए क्या लिखेंगे आप? चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। फिर से एक बार, चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अब बताइए आप सेकंड बार में क्या बोलेंगे? आई प्रोपोर्शनल 1/t। चुंबकन तीव्रता क्या बोलेंगे? चुंबकन तीव्रता केल्विन ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि देखिए अपोजिट है ना, तो क्या बोलेंगे? चुंबकन तीव्रता केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए क्या किया गया अगले में, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर क्या किया गया? 1 और 2 को आप मिला दीजिए। आई तो आपको वैसे लिखा गया, एच आपका अंश में है और टी क्या हर में है, तो एच अपॉन टी बन जाएगा। अब आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी टाइम्स ऑफ एच अपॉन टी। तो यही किसका नियम है? यही किसका नियम है? क्यूरी ताप का नियम है। शायद आपके मन में अब कोई भी संदेह नहीं होगा। ये भैया आपके एग्जाम पूछा सकता है। जहाँ सी क्या है? जहाँ सी एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूरी नियतांक कहते हैं। जहाँ सी क्या है? एक नियतांक है जिसे हम क्यूरी नियतांक कहते हैं। अब आपके पास कुछ होमवर्क होंगे। क्या क्या? ये वैसे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पूरी तरीके से थ्योरी है ये। अनचुंबकत्व, लव चुंबकत्व और प्रचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की व्याख्या। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रखता है। अब सुनिए थोड़ा सा पहले देखिए एग्जाम पूछा कैसे जाता है। एग्जाम में पूछा गया है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है? चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है? अब इन तीनों में से कोई एक कहेगा, चाहे कह देगा लव चुंबकत्व की उत्पत्ति के कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, या अनचुंबकत्व, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आपके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। इनको आप अपने बुक से पढ़ लेंगे, या अब जो कोचिंग वाले हैं मान लीजिए उनको कोचिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।